हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का ये चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये इस टॉपिक में हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरीन क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया गया है और इनका नॉमेनक्लेचर, थोड़ा सा मैं आपको इसमें एक्सरसाइज भी कराऊंगी जिससे कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब हम लोग इस चैप्टर को। हेलो एल्केन है क्या ये कि जब हम किसी भी हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं। अब वो हाइड्रोकार्बन जो आपका वो एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस करते हैं और एक ये हेलोजन यहाँ पे जोड़ दें तो जो ये कंपाउंड बनेगा ये हेलो कंपाउंड बनता है आपका। अब अगर ये एल्केन में जुड़ता है तो ये हेलो एल्केन हो जाता है, और जब एरीन में जुड़ेगा या मतलब कि किसी एरोमेटिक कंपाउंड में जुड़ता है तो उसको हेलो एरीन्स कहा जाता है। अब इसको अब हम देखें, इसको जानते हैं कि हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है। CnH2n+2, ये आपका हेलो नहीं केवल एल्केन का फॉर्मूला है। लेकिन जब आप एल्केन में पहला एल्केन होता है आपका मीथेन, इस मीथेन को अगर हम इसका एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर लिखते हैं तो एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर में चारों हाइड्रोजन अलग अलग लग गए। अब इस एक हाइड्रोजन को हमको रिप्लेस करना है या किसी भी हाइड्रोजन को, तो उस हाइड्रोजन की जगह पे हम एक हेलोजन को रिप्लेस करके लेके आते हैं। इसको हटाएंगे और ये जो कंपाउंड बना और यहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और हेलोजन जुड़ेगा, तो ये जो कंपाउंड बना वो बना हेलो एल्केन। अब इसके हम लोग जनरल फॉर्मूले पे आते हैं बच्चों। एल्केन का था CnH2n+2 था। अब आएगा, अब एक हाइड्रोजन यहाँ से ये वाला कम हो गया, अब बचा CnH2n+1 और उस एक हाइड्रोजन की जगह पे हेलोजन आ गया। तो अब हमारा इसका जनरल फॉर्मूला हो गया, है ना, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार से हम लोग आते हैं हेलो एरीन पे। अब हेलो एरीन का मतलब होता है जब कोई कंपाउंड ऐसा हो जो कि एरोमेटिक हो। एरोमेटिक कंपाउंड रिंग फॉर्म में होते हैं, बेंजीन रिंग। अब ये हेलो एरीन को समझने के लिए हम लोग बेंजीन का एग्जाम्पल लेते हैं। बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 6 कार्बन होते हैं, ये रिंग फॉर्म में रहता है और इसके अंदर डबल बॉन्ड में रहते हैं। अब ये जो बनता है स्ट्रक्चर, ये हकल रूल को फॉलो करता है। इस हकल रूल का फॉर्मूला है 4n+2 पाई e माइनस। अब हमको इसमें यहाँ पे n की वैल्यू को निकालना है, और पाई का अर्थ होता है कि इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको निकालना जाता है। इस n की वैल्यू जो होती है वो हमेशा इंटीजर होती है, ये 0 से लेके इंडिविजुअल कुछ भी हो सकती है। अब अगर ये सेम आएगी 1 2 3 तो ये हमारा ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा, और अगर ये हमारा बटे में आता है इसका उत्तर तो हमारा उस ये हेलो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है।
अब हमको यहाँ पर सिद्ध करके देखते हैं। अगर हम बेंजीन लेते हैं जैसे, तो बेंजीन को हमने लिखा 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। अब इस पाई इलेक्ट्रॉन के लिए हम यहाँ पे n की वैल्यू निकालते हैं। तो 4n+2 कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 1 2 3 4 5 6। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 हो गए। तो हमने इसको सॉल्व किया। 4n इज इक्वल टू 6 - 2, 4n इज इक्वल टू 4, 4 से 4 कट गया तो n इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि n की वैल्यू 1 आई, तो ये बता रहा है कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब इसी की तरह से अगर हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड लें, साइक्लोपेंटाडाइन n, इसको कहते हैं साइक्लोपेंटाडाइन इसमें अगर हम करें, ये जो 2 डबल बॉन्ड हैं, 2 डबल बॉन्ड का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 मतलब 4। तो आप 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4n+2 इज इक्वल टू 4। आप 4n+2 इज इक्वल टू 4 - 2 एंड 4n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2/4। तो n का उत्तर आ रहा है 1/2। ये आप देख रहे हैं n की वैल्यू यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू नहीं है, ये इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई कि हेलोएडीन्स कैसे बने। अब जितने भी हकल रूल को फॉलो कर रहे होंगे वो सब एरोमेटिक है। अब अगर इस बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन हटा दें और उसकी जगह पे अगर हम एक हेलोजन लग जाता है, तो ये हमारा ये हेलोबेंजीन बन जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन किस प्रकार से बनते हैं। बेंजीन रिंग में एक हेलोजन जुड़ जाएगा तो हेलो एरीन बन जाएगा। मीथेन में एक हेलोजन जुड़ गया तो हेलो एल्केन बन जाएगा। तो हमें अब ये दोनों चीज़ों के बारे, कंपाउंडों के बारे में पता चल गया कैसे बनते हैं ये हमारे कंपाउंड। अब हमें ये पढ़ते हैं कि हमारे लाइफ में इनका यूज़ क्या है। हम इनको पूरी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं इनको बहुत सी मेडिसिन्स में, एंटीबायोटिक्स में। जितने भी हेलोजन्स होते हैं बच्चों, हेलोजन आपके कितने होते हैं? 7th ग्रुप में होते हैं जो सारे। 7A में आपके कौन कौन से आते हैं? आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब एस्टेटीन भी होता है बच्चों, लेकिन बहुत ज़्यादा रिएक्शंस में उसको यूज़ नहीं करते हैं, तो इसको हम लोग उसको रेडियोएक्टिव नेचर के कारण उसको स्टडी में नहीं लाते हैं। इन सारे जो हेलोजन्स हैं आपके हेलो एल्केन बनाते हैं, चाहे वो फ्लोरीन से हो, क्लोरीन से हो, ब्रोमीन से हो या आयोडीन से हो। जान रहे हैं तो इसके उपयोग में एक क्लोरीन से बना कंपाउंड होता है, वो होता है क्लोरो एम्फीफिरॉन। अब ये जो होती है, ये मेडिसिन जो होती है, ये आपका टाइफाइड में यूज़ होता है। टाइफाइड फीवर में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ मिला करके इनको बनाया जाता है। अब आप लोग ये भी जानते हैं कि हमारे बॉडी में एक ये थायराइड ग्लैंड जो होती है हमारी, इस थायराइड ग्लैंड में से इसका सिक्रेशन होता है। लेकिन इस जो थायरॉक्सिन होता है, इसका बेसिक कंपोनेंट क्या है? आयोडीन। आयोडीन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अगर ये बॉडी में एप्रोप्रिएट अमाउंट से कम या ज़्यादा होता है तो वो व्यक्ति को
थायराइड पेशेंट कहने लगते हैं। अब जैसे इसकी कमी से क्या होता है, ग्वाइटर रोग हो जाता है। अब ये ग्वाइटर डिजीज जो होती है, इस डिजीज को क्या कहते हैं, ग्वाइटर, या इसको घेंगा रोग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे गले में स्वेलिंग है, गला फूल जाता है और विभिन्न प्रकार की दिक्कतें होती हैं। कुछ और भी कंपाउंड है आपके, हमने क्लोरीन के बारे में बताया, आयोडीन के बारे में बताया आपको, है ना। और एक मलेरिया की मेडिसिन है जिसे कहते हैं क्लोरोक्वीन। ये मेडिसिन भी आपके हैलोजेंस के कारण से ही बनती है। ये क्लोरोक्वीन जो होता है ये क्लोरीन ही सब्स्टिट्यूटेड से ही बनता है। ये मलेरिया डिसीज में आपका यूज होता है ना। और इसके बहुत से सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मार्केट में प्रेजेंट हैं। अब इसके बाद आपका आता है फ्लोरीन, ये क्लोरीन हो गया। अब आता है, इसको ब्लड पोटेंशियल की तरह यूज करते हैं और इसको पोटेंशियल को यूज करते हैं नॉर्मल करने के लिए, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए इसका यूज होता है। इनका यूज होता है ऑपरेशन के समय। डॉक्टर्स इसका यूज करते हैं कि किसी भी व्यक्ति का ब्लड पोटेंशियल को नॉर्मली कैसे ऑपरेशन के टाइम पे उसको एक्टिव रखा जाए। अब ये हो गए हमारे हैलोजन का यूजेस जो हमारी नॉर्मल लाइफ में आते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा इनका क्लासिफिकेशन। अब बच्चों हम लोगों ने उसका हेलो एल्कीन और हेलो एल्कीन का यूजेस देख लिए। अब हम आते हैं इनका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कई तरह से हो सकता है। अब हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम्स। हेलोजन एटम के प्रेजेंस के नंबर के हिसाब से हम इनको कई प्रकार से करते हैं। पहले आता है मोनो हेलो एल्केन्स। अगर हम यहाँ पे ये प्रोपेन ले रहे हैं, इस प्रोपेन को एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो ये इस तरह से हुआ। इस एक्सटेंडेड फॉर्म में एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के एक हेलोजन लग जाएगा, तो जो हमारा ये बना, ये हमारा बना ये हमारा मोनो हेलो एल्केन बन गया। अब ये हाइड्रोजन यहाँ पे भी जुड़ सकता है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर जुड़ गया। ये दोनों ही आपके बने मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो प्रोपेन, क्योंकि ये प्रोपेन कंपाउंड है। अब आप आते हैं, इसको लिख दीजिए मोनो हेलो प्रोपेन। नेक्स्ट आता है आपका, अगर हम इसमें दो हमारे हेलोजन आ जाए तो दो हेलोजन आएंगे बेटा डाई हेलो एल्केन। इसमें भी हम प्रोपेन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि अगर ये हमारा एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर है और दो हेलोजन इसमें आते हैं तो ये दो हट करके इस प्रकार से बनेगा CH3 CH2 CH और X। या इसको अलग तरह से भी लिख सकते हैं, CH3 यहाँ पर ये जुड़ गया और यहाँ पर जुड़ गया।
ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये आपका डाई हेलो प्रोपेन। तीसरा है आपका ट्राई हेलो एल्केन। अब ट्राई हेलो एल्केन भी हम प्रोपेन से ही समझते हैं बच्चों। प्रोपेन का भी एक्सटेंडेड फॉर्म में आप लिखते हो। अगर हमने यहाँ पर हाइड्रोजन से 3 हाइड्रोजन हटाए और 3 हैलोजन जोड़ दिए तो हमारा इसका जनरल फॉर्मूला आया C3H5X3। इसको हम 3 तरह से लिख सकते हैं। हमने एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखा, एक बार हो सकता है कि तीनों से एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, या 1 से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए और 1 से 1 हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के 3 आपके हैलोजन जुड़ गए। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि केवल एक ही कार्बन पर तीनों हैलोजन आकर के जुड़ जाए। तो ये तीनों तरह से मिल सकते हैं। इन सब को क्या करेंगे, आइसोमर्स कहा जाता है। इनका ये सब आइसोमर्स हैं और इनको हम तीनों तरह से लिख सकते हैं। अब हो गए हेलो एल्केन्स। अब पॉली में आते हैं। अब पॉली में हम लोग 3 तक जोड़ते हैं, 3 से ज़्यादा, n = more than 3, तब हम इनको कहेंगे पॉली हेलो कंपाउंड्स। अब इसी तरह से मोनो हेलो एरीन्स, डाई हेलो एरीन और ट्राई हेलो एरीन। अब बच्चों अभी हमने क्लासिफिकेशन देखा था हेलो एल्केन का, अब हम करेंगे हेलो एरीन्स का। हेलो एरीन्स क्या, अब हम बेंजीन, इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है बेंजीन। अगर बेंजीन में एक हेलोजन जुड़ा है तो इसको कहोगे मोनो हेलो एरीन। अब इसी बेंजीन रिंग में बच्चों अगर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के 2 कोई भी आपके वो जुड़ जाते हैं, हेलोजन जुड़ जाते हैं, तो वो आपका कहलाएगा डाई हेलो एरीन। इसी प्रकार से अब हम बेंजीन से 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, ट्राई हेलो एरीन। अब इस प्रकार से देखिए, अगर बेंजीन से केवल एक हेलोजन इंट्रोड्यूस करा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, तो ये मोनो हेलो एरीन। तो बच्चों हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पूरा देख लिया अभी तक, हेलो एल्केन का और हेलो एरीन का। आप लोग को हेलो एल्केन के बारे में बताया कि वो भी मोनो, डाई एंड ट्राई के हिसाब से रहता है, और हमारा हेलो एल्केन्स भी, एरीन्स भी हमारा मोनो, डाई एंड ट्राई। और अगर इन दोनों में 3 से ज़्यादा हेलोजन जुड़ते हैं तो सब पॉली हेलो एल्केन या पॉली हेलो एरीन। अब इसका दूसरी तरह से क्लासिफिकेशन दिए तो हम नंबर ऑफ हेलोजन से कर रहे थे। नेक्स्ट है इसका क्लासिफिकेशन बाय हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से हम इसको किस प्रकार से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ये जो बेस्ड है कि जो कंपाउंड जो होते हैं वो कंपाउंड्स जिसमें sp3
हाइब्रिडाइजेशन है, मीन्स कि जो कंपाउंड हैं जिनमें कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है एंड दूसरे वो कंपाउंड्स जिनमें कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब sp3 का अर्थ होता है जिसमें कि एक s का ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये कहाँ पे होगा? जहाँ पे कार्बन चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। अब sp2 वाले में एक s 2 p है। अब इसमें क्या होता है, कार्बन एक तरफ से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है और एक तरफ सिंगल बॉन्ड से। अब जो sp3 है इसमें क्या है, s का परसेंटेज कितना है? 25% s करेक्टर है और p करेक्टर कितना है? 75%। तो जितना s करेक्टर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी उतनी कम हो जाती है, लेस हो जाती है। ठीक है। अब यहां पे क्या है, यहां पे s करेक्टर कितना है? 33% और p करेक्टर 66% है। अब यहाँ पे s करेक्टर बढ़ा तो बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इंक्रीज होगी। अब जहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिस कार्बन पर हेलोजन एटम जुड़ा होता है वो चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड से होता है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आप समझ गए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एल्किल हैलाइड लेते हैं जिसका कि जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1x। ये एल्किल हैलाइड 3 तरह से होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 1 डिग्री में जो कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, इनमें वो जो फंक्शनल ग्रुप है वो उस कार्बन से जुड़ता है जो सीधा एक कार्बन एटम से जुड़ा होता है। अगर ये सीधा एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है तो इसको 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहा जाता है। 1 या इसको हम एक नाम और देते हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। या इसको हम प्राइमरी में आ गए, है ना। अब प्राइमरी के बाद आता है सेकेंडरी, जिसमें हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा हो जो सीधा 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो। ये 2 एल्किल ग्रुप एक से भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग भी होते हैं, अलग अलग कंपाउंड में। ये सेम होगा तो CH3 CH3 दोनों लिख दिया, जैसे इसमें CH3 CH2H5 हो गया तो ये अलग अलग भी हो सकते हैं। बस हमारा डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है कि ये जो कार्बन है वो एक सिंगल एल्किल से जुड़ा हुआ है या ये जो हमारा कार्बन है जो कि हेलोजन से जुड़ जाए वो 2 से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से टर्शरी में आ जाते हैं हम लोग। टर्शरी में भी इसी प्रकार से होता है कि ये जो हमारा कार्बन है वो हमारा 3 अगर एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो इसको
टर्शरी या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहा जाता। अब टर्शरी में भी बच्चों वैसे ही होता है कि ये जो आपका हैलोजन है वो तीनों अलग अलग एल्किल ग्रुप भी हो सकते हैं और तीनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट होती है। इसको टर्शरी एल्किल हैलाइड कहा जाता है। ओके बच्चों, आज का चैप्टर इतना तक ही पढ़ा पाएं क्योंकि बहुत ही लेंथी चैप्टर है। अब नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।